हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने से लिया गया है। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित है। ये इन दिनों क्या है? संग्रह है, कविता संग्रह, जिसमें ये कविता कविता के बहाने क्या है? संकलित है, इसमें सम्मिलित है। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग संदर्भ तो हमें वैसा ही लिखना ही है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने कविता से ली गई है। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह में संकलित है। प्रसंग, कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कविता का अस्तित्व कैसा होता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाए हैं। और कविता में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया और फूल से की है। इस पाठ में क्या है? कविता की तुलना की गई है चिड़िया से, फूल से, बच्चों से। तो ये हमें याद रखना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है वैसे क्या है? कविता भी उड़ान भरती है। लेकिन कविता की उड़ान, किसकी उड़ान? चिड़िया की उड़ान से अलग होती है। कविता की उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से अलग होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कविता भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा, यह बंधन से मुक्त है, वह अनंत उड़ान है। लेकिन जो कविता की उड़ान है वो क्या है? अपने भावों, विचारों, कल्पना के सहारे क्या है? कहीं भी जा सकती है। यानी हम जब कविता करते हैं तो क्या है? अपने विचारों को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ पर सूर्य भी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर कवि पहुँच जाता है। कैसे पहुँचते हैं वो? अपनी कल्पना के सहारे। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। कविता में आया कि इस घर उस घर, यह घर वह घर। तो क्या है? कवि किसी के भी घर के भीतर होने वाली बातों, गतिविधियों पर लिखी जा सकती है और बाहर के संसार को भी व्यक्त कर सकती है। तो घर और बाहर दोनों के बारे में कविताएं लिखी जा सकती है। कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में लिखी जाती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। कविता में कहा गया है ना कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कविता है वो अपनी कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। ऐसी उड़ान चिड़िया की समझ से परे है, समझ से बाहर है। अर्थात प्रकृति की तो एक सीमा होती है, लेकिन कविता का चित्र है वो अनंत है। अनंत यानी इसका कोई भी अंत नहीं है। इसमें विशेष भी लिखना है कि इसमें कविता और चिड़िया की तुलना की गई है। और विशेष में 2 नंबर पे लिखना है कि कविता की उड़ान तो अनंत होती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान है वो सीमित होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए, महकने के माने फूल क्या जाने। कविता क्या है? एक खिलना है फूलों के बहाने। अब इसमें कविता की तुलना किससे की गई है? फूलों से की गई है। लेकिन इसमें भी क्या है? फूलों के साथ कुछ समानता है कविता की और कुछ असमानता है। तो प्रसंग में हम वही लिखेंगे, पहले संदर्भ पढ़ा था वो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से
ली गई है, जिसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है। और कुंवर नारायण की कविता कौन सी थी? कविता के बहाने। और कविता के बहाने कविता है वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कवि कहता है कि कविता का खिलना भी फूलों के खिलने के जैसा होता है, यानी जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता खिलती है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में अंतर होता है। अंतर कैसा होता है कि फूल खिलने के बाद उसमें जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि होती है। इसका मतलब है कि फूल है वो खिलने के बाद उसमें जीवन तो आता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद में वो मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन है वो निश्चित होता है। लेकिन कविता का जीवन कैसा होता है? फूलों की जीवन अवधि सीमित होने के कारण वे निश्चित समय तक अपनी सुगंध फैला सकते हैं। फूलों का जीवन अवधि सीमित होती है, कुछ दिनों बाद वो मुरझा जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, लेकिन जब वो खिलते हैं तब अपनी सुगंध फैलाते हैं। तो कवि ये कहता है कि फूलों का जीवन सीमित होता है, वो सीमित मात्रा में, सीमित जगह तक या सीमित समय में ही ये सुगंध फैला सकते हैं, लेकिन कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर हो जाती है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो ही जाता है, किंतु कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। लेकिन अब फूल और कविता में कौन सी असमानता है? फूलों का जीवन तो सीमित होता है, लेकिन कविता है वो एक बार अगर बन गई तो फिर वो क्या है? अमर हो जाती है। कि आज हमने कविता पढ़ी, उसका जो अर्थ हमें समझ में आया, वो अगर कोई 25 साल बाद 30 साल बाद पढ़ेगा तो भी क्या है? उसका वही अर्थ रहेगा। तो कविता क्या है? अमर होती है, और वो क्या है? कभी मुरझाती भी नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है वो समान ही रहेगा, कभी भी इसका अर्थ है वो बदलता नहीं है। तो कविता और फूलों में कुछ असमानता है, कुछ समानता है। खिलते दोनों ही हैं, लेकिन कविता का खिलना तो सीमित नहीं होता है, और फूल क्या है? सीमित समय के बाद मुरझा जाते हैं। आगे देखें। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब इसमें कविता और बच्चों के बीच में समानता बताई गई है। इसमें बच्चे और कविता के बीच में असमानता नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है कि फूल और कविता में असमानता भी है, समानता भी है। और बच्चा है और कविता है, उसमें सिर्फ समानता बताई गई है, इसमें दोनों में असमानता नहीं है। प्रसंग। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों की क्रीड़ा से की है तथा कविता का सुंदर वर्णन किया है। और प्रसंग में वो लाइन पहले वाले लिखेंगे जो संदर्भ में हमने पढ़ी थी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता से ली गई है। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी की काव्य संग्रह इन दिनों में संकलित है। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों की क्रीड़ा से की है तथा कविता का सुंदर वर्णन किया है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए कभी घर जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, उनके मन में अपने पराये का भेद नहीं होता है, वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि क्रम भी एक खेल है, जो कैसा खेल है? शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? अपने बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सबकी भावनाओं को समान मानकर व्यक्त करते हैं। तो इसमें कविता और बच्चे में समानताएं बताई गई है कि कविता में कि बच्चे जिस प्रकार से खेलते हुए कभी घर जाते हैं, घर में भी खेलते हैं, वो कभी बाहर भागते हैं, बाहर वालों के साथ भी खेलते हैं, वो क्या है? छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, उन्हें अपने पराये का भेद नहीं होता है। वो बच्चे देखते ही खेलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और खेल खेल में वो क्या है? सभी को अपना बना लेते हैं, वो सबको अपना ही मानते हैं, किसी को पराया नहीं मानते हैं। उसी प्रकार से कवि का जो कर्म है कविता करना, वो भी एक खेल है, लेकिन ये खेल कैसा है? ये शब्दों का खेल है, और उन्हीं शब्दों के माध्यम से
कविताएं करता है, जो कि बाहर के संसार के बारे में भी होती है, अपनों के बारे में भी होती है, परायों के बारे में भी होती है। लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। वो कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। इसमें ज़्यादा ये सरल सी कविता है, याद रह ही जाएगी आपको। आगे की इनकी एक और कविता है, वो क्या है, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। शुक्रिया।